हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड EC3B के यूनिट 3 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है शहरीकरण का उदय। शहरीकरण को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक सल्तनत कालीन शहरीकरण और दूसरा मुगल कालीन शहरीकरण। या तो आपको यह दोनों एक साथ पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में शहरीकरण के विविध पहलुओं की चर्चा करें, अथवा ये भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में नगरीकरण या शहरीकरण के क्रिया पर प्रकाश डालें, अथवा मुगल काल में नगरीकरण या शहरीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आए आप उनको समझकर उसके अनुसार उसके अनुरूप आंसर करेंगे। अगर मध्यकाल पूछा जाएगा तो सल्तनत काल और मुगल काल दोनों को दर्शाएंगे, अन्यथा अगर सल्तनत काल पूछा जाए तो केवल सल्तनत काल के शहरीकरण पर प्रकाश डालेंगे, और अगर मुगल काल के विषय में पूछा जाएगा तो केवल मुगल काल पर आप दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें कि मध्यकाल में आज जो हमारा विषय होगा वह सल्तनत कालीन शहरीकरण अथवा नगरीकरण होगा। तो मध्यकाल के दौर में शहरी संस्कृति का उदय तथा इसके विविध पक्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। इन शहरों की उत्पत्ति ग्रामीण वातावरण से हुई थी। इसके उदय के मूल रूप से दो प्रमुख कारक बताए गए हैं। पहला, सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व, अर्थात किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं हम कि सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व। दूसरा, जनसंख्या का मुख्यतः गैर कृषक अथवा गैर खेतीहर स्वरूप, अर्थात नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। ये दो मेजर कॉज बताए गए हैं या मेजर कारण बताए गए हैं जिसने मध्यकाल में शहरीकरण को प्रोत्साहित दिया। अब मध्यकाल को हम मध्यकाल के पहले भाग अर्थात हम सल्तनत काल के शहरीकरण के पक्षों को आज की क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वह था कि तुर्कों के आगमन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वह परिवर्तन था एंड ऑफ सोशल अनइक्वालिटी, अर्थात सामाजिक असमानता का अंत, यह एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सल्तनत कालीन शहरीकरण के विकास में। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि एक्सपेंशन इन साइज एंड नंबर ऑफ सिटीज़, अर्थात शहरों की संख्या और आकार में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। तीसरा इसका जो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है वह है सिटीज़ बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अर्थात नगर जो थे वो व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने शुरू हुए थे। और इसका चौथा कारण जो है वह है चेंज एंड रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी, अर्थात तुर्कों के आगमन के बाद उनकी तकनीकी में परिवर्तन और सुधार दिखाई देते हैं। इसके अलावे ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, अर्थात शहरी अर्थव्यवस्था का उदय और या कह सकते हैं कि विकास, और हम देख सकते हैं कि इसका एक नकारात्मक पहलू भी हमें दिखाई देता है कि नो लिबर्टी फॉर अर्बन लेबर, अर्थात नगरों के श्रमिकों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अब हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक एक कर अपने
आगे के व्याख्यान में इसे दोहराएंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि मध्यकाल में, विशेषकर सल्तनत काल में, शहरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला है हमारा कि सामाजिक असमानता का अंत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में तुर्कों के आगमन के बाद यहाँ शहरीकरण की व्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पहले जो भारत का समाज था वह जाति पाति के भेदभाव में बटा हुआ था और समाज में असमानता व्याप्त थी। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि तुर्कों के भारत में आगमन से न केवल भारत की आर्थिक असमानता दूर हुई, बल्कि वह निम्न वर्ग जो कल तक गांव के परकोटे में रहता था, वह अब शहरों में आकर शहरी क्रियाओं में, अर्थात कारखानों और शहरी क्रियाकलापों में संलिप्त होने लगा, जिससे सामाजिक असमानता की भावना का अंत हुआ। मध्यकालीन भारतीय इतिहासकारों के पास सल्तनत कालीन साक्ष्यों की कमी होने के कारण इस दौरान की शहरीकरण की व्यवस्था के बारे में सैद्धांतिक अनुमान ही लगाए जाते हैं, जिसमें ये सामाजिक असमानता का अंत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने बताया है कि तुर्कों के आगमन के पूर्व अमीर वर्ग ने शहरों पर अपना कब्जा कर रखा था और श्रमिक गांव या शहरों के बाहर बस्तियों में रहते थे। तुर्कों के आगमन के बाद शहरों में काम करने वाले श्रमिकों के साथ किए गए सभी विभेद मिटा दिए गए। तुर्कों ने जब नगरों में प्रवेश किया तो उनके साथ निम्न जाति के हिंदू श्रमिकों को भी प्रवेश मिला। औद्योगिक और प्रशासनिक उपक्रमों के लिए उनकी सेवाओं की नितांत आवश्यकता थी। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार तुर्कों के आगमन ने सामाजिक असमानता की दीवार को तोड़ दिया और वे राज्य के चहुर्मुखी विकास में अपना योगदान देने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शहरों की संख्या और आकार में वृद्धि। इसके बाद शहरों और नगरों की संख्या के आकार में तेजी से वृद्धि हुई। तुर्की शासन स्थापित होने के बाद उत्पादन अधिशेष के अपेक्षाकृत अधिक भाग की खपत नगरों या शहरों में होने लगी, अर्थात नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि नगरों की सघन आबादी की आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी और वे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने नगरों को संख्या को तेजी से बढ़ाते चले जा रहे थे। इन मांगों एवं खपत ने जनसंख्या का घनत्व नगरों में बढ़ा दिया और आवश्यकता एवं मांग पर नए नए शहर विकसित होते चले गए। नई शासन व्यवस्था में नगर उद्योग और व्यापार के लिए समृद्धशाली केंद्र बन गए। नगरों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगी। इसी दौरान प्रौद्योगिकी में भी सुधार एवं परिवर्तन हुए, जिसने उत्पादन में भारी वृद्धि की, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सुल्तानों ने भी व्यापार के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया क्योंकि इससे उन्हें भारी राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि शहरी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। साथ ही साथ इसमें हम एक नकारात्मक पहलू भी दिखाई देते हैं कि जिस पर इतिहासकार इरफान हबीब ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस दौरान शहरी कार्मिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जो इस शहरीकरण का निषेधात्मक पहलू माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सल्तनत कालीन शहरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और इसके आधार पर काफ़ी हद तक शहरों का विकास हुआ।
इस दौर में शहरीकरण की प्रक्रिया के कई कारक प्रशासनिक, सैनिक, भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक कारक भी काफ़ी जिम्मेदार थे। ये शहरी केंद्र विभिन्न प्रकृति के होते थे क्योंकि उनकी प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक भूमिकाएं अलग अलग होती थी। तुर्कों के भारत में आगमन के पूर्व भी शहरी संस्कृति पनप रही थी, लेकिन सल्तनत काल में तुर्कों की सत्ता स्थापित होने के बाद इसका काफ़ी तेजी से विकास हुआ। कुल मिलाकर मध्यकाल के युग में, सल्तनत काल के दौर में शहरीकरण जो कार्य है वह हम देखते हैं कि तुर्की शासन स्थापित होने के बाद काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ और इसके कई महत्वपूर्ण कारक दिखाई दिए, जिससे इसमें सामाजिक असमानता का अंत, नगरों का संख्या और उनके आकार में वृद्धि, शहर वाणिज्य व्यापार के प्रमुख केंद्र और उनकी तकनीकी में सुधार और परिवर्तन और शहरी अर्थव्यवस्था में विकास, ये सारे सकारात्मक पहलू दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक नकारात्मक पहलू भी नज़र आता है कि शहरी श्रमिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद करते हैं आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी संशय या प्रश्न हो, आप हमें हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हम उनका यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी मूल मंत्र के साथ हम आप सबसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।